नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अब भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत में 48 घंटे से भी कम समय बचा है। ऐसे में वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां बहुत जरूरी और बहुत कीमती हो गई। आपको खबरदार रहना होगा और इसका पूरा इंतजाम हमने कर लिया। आपके राज्य में वैक्सीन की कितनी डोज पहुंच गई है, आपको वैक्सीन फ्री लगेगी या पैसे लगेंगे, फ्री वैक्सीन की घोषणा करने वाले राज्य कौन से हैं, इस लिस्ट में आपके राज्य का नाम है या नहीं, ये सारी जानकारियां आपको विस्तार से खबरदार में मिलेंगी। भारत बायोटेक की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोवैक्सीन का बचाव करते हुए ये भी कहा कि मुझे अपने 6 साल के पोते को वैक्सीन दिए जाने पर भी हिचक नहीं होगी। ये वैक्सीन 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है। इस बातचीत के हाइलाइट्स दिखाएंगे। वैसे भारत बायोटेक ब्राजील को कोवैक्सीन सप्लाई करने जा रहा है। कल भारतीय सेना दिवस है और सेना के सम्मान से जुड़े इस दिन की पूर्व संध्या पर हम आपको आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी ताकत का प्रीव्यू दिखाएंगे। भारतीय सेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर पूरी तरह स्वदेशी हथियारों को शोकेस किया है और आज तक ने इन हथियारों पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। चाहे मशीन पिस्टल अस्मी हो, बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति हो या फिर स्वदेशी ड्रोन जिसका नाम है स्विच, ये सभी हथियार 100% मेड इन इंडिया हैं। वो लोग जिन्होंने ये शानदार हथियार बनाए वो खुद इनके बारे में आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। भारत के वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और पूरी दुनिया में ट्रेंड करने वाली खबर यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार डबल महाभियोग करवाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अपनी अनलिमिटेड बेइज्जती करवाने के बावजूद अपनी भड़काऊ भाषा के लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं है, जबकि हिंसा की आशंका को देखते हुए अमेरिका का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ट्रंप के विरोधी इस समय ये पक्का करने में लगे हैं कि ट्रंप की एंट्री व्हाइट हाउस में दोबारा न हो पाए। ऐसा होगा या नहीं, इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले लेकिन बात कोरोना वैक्सीन की। दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं, लेकिन अब भारत में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो ये आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि भारत का मिशन वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। वैक्सीनेशन शुरू होने में अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है। 3006 वैक्सीनेशन सेंटर से टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले दिन ही करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। एक सेंटर में एक दिन में अधिकतम 100 लोगों को टीका लगाया जाना है। ऐसा इसीलिए किया गया है कि टीका लगाने में कोई हड़बड़ी ना हो, सभी को सही से टीका लगाया जाए और तय प्रोटोकॉल में निगरानी की जाए। इसके बाद सभी राज्यों से कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन साइट्स बनाएं, जिससे टीकाकरण की प्रक्रिया में लोगों को और सिस्टम को आसानी हो और ये प्रक्रिया सरल और स्थायी तरीके से चलती रहे। पहले चरण में अभी किसी को वैक्सीन चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। लोग ये तय नहीं कर सकेंगे कि वो दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। दुनिया में अभी कोई देश ऐसा नहीं है जो वैक्सीन चुनने का अधिकार देता हो, लेकिन अगर कोई हेल्थ वर्कर टीका नहीं लगवाना चाहता तो उसे टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। टीकाकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक है। कोविड वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद 28 दिन में दूसरी डोज लेनी होगी और वैक्सीन का प्रभाव 14 दिन बाद ही देखा जा सकता है। 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। वो अलग अलग जगहों के कई हेल्थ वर्कर्स से भी बात करेंगे जिन्हें पहले दिन टीका लगेगा। शनिवार को वैक्सीनेशन के लिए देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। आपके राज्य में वैक्सीन की कितनी डोज पहुंच चुकी है, ये सब हम आपको बताते हैं। वैक्सीनेशन के लिए देश का कोना कोना तैयार है। तीन दिन में दोनों वैक्सीन की देश भर में डिलीवरी हो गई। पुणे और हैदराबाद से वैक्सीन वायल्स यानी वैक्सीन की शीशियों के बॉक्स राज्यों तक पहुंच चुके हैं। वहां से इन्हें जिले जिले में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। अभी सरकार ने वैक्सीन की 1 करोड़ 65 लाख डोज खरीदे, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज पुणे से देश भर के 60 जगहों पर सप्लाई हो चुकी है। स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 लाख डोज में 2,40,000 डोज 12 राज्यों तक पहुंचाई जा चुकी है। इन दोनों वैक्सीन की खेप को अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स के आंकड़ों के हिसाब से राज्यों में बांटा गया है।
यानी जिस राज्य में हेल्थ वर्कर्स की संख्या ज्यादा है उन्हें अभी वैक्सीन की डोज भी ज्यादा मिली है। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं रखी गई है कि कोई भेदभाव की शिकायत करे। दिल्ली में 2,74,000 डोज पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की 10,75,000 डोज मिल चुकी है। बिहार में 5,90,000 डोज पहुंच चुकी है। झारखंड को 1,62,000 डोज मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल को 6,44,500 डोज मिल चुकी है। राजस्थान को 5,62,500 डोज मिल चुकी है। मध्य प्रदेश को 5 लाख डोज मिल चुकी है। पहले वैक्सीन उनको जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में कई ने तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। तो पहला प्राथमिकता समूह 4,16,000 का हमारा वो है। 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। वैक्सीनेशन के लिए हफ्ते में 4 दिन ही रखे गए हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन फिक्स हुआ है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिकतम 100 लोगों को ही टीका लगना है। इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर के हिसाब से हर राज्य का पहले हफ्ते के लिए रोजाना का टारगेट फिक्स है। जैसे दिल्ली में पहले दिन 8,100 लोगों को टीका लगेगा। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31,100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को टीका लगेगा। राजस्थान में 16,000 लोगों को पहले दिन टीका लगेगा। महाराष्ट्र का पहले दिन का टारगेट है कि वहां पर 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। ये तो पहले हफ्ते की बात है। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे और टीकाकरण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। लेकिन इससे पहले फोकस पहले दिन पर है कि कोई रुकावट आए बिना टीकाकरण शुरू हो जाए। इसके लिए वैक्सीन को रखने से लेकर वैक्सीन लगाने तक के सभी संसाधन पहुंच चुके हैं। आज तक ब्यूरो। पहले चरण के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सरकार ने अभी ये नहीं बताया कि आगे क्या होगा। जब आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा तब क्या वैक्सीन सबको फ्री मिलेगी या फिर इसके लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे। केंद्र सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन कई राज्य सरकारें सामने आ गई हैं और उन्होंने सबको फ्री वैक्सीन देने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में वैक्सीन के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने होंगे। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबको फ्री वैक्सीन का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। पंजाब सरकार ने भी सबको फ्री टीका लगाने का फैसला किया है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार भी सबको फ्री वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा है कि हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन देंगे, यानी वहां अभी सबको फ्री वैक्सीन देने पर फैसला होना बाकी है। तमिलनाडु और केरल भी कह चुके हैं कि वैक्सीन के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि जिन राज्यों के नाम अभी नहीं आए वो आने वाले समय में फ्री वैक्सीन का ऐलान करें। यह भी हो सकता है कि खुद केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दे, इसीलिए अभी इंतजार करना होगा। इस महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बाजार में 1,000 रुपए वाला टीका एक आदमी तो शायद लगवा भी ले, लेकिन उसके पूरे परिवार के लिए यह बड़ा खर्च हो जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में अगर सरकारें फ्री वैक्सीन देती हैं तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। भारत के वैक्सीनेशन में 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। इसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे क्योंकि इसके तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा उपलब्ध नहीं था और न ही इसके प्रभावी होने का प्रतिशत औपचारिक तौर पर बताया गया था। इसीलिए इसके विरोध में कई लोगों ने कहा कि बिना ट्रायल डेटा और बिना ये पता चले कि वैक्सीन कितना प्रभावी है, इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी क्यों दी गई और क्यों इस वैक्सीन का वैक्सीनेशन अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा है।
तब सरकार ने कहा था कि हर तरह से सोच विचार करके ही कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है और यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण एल्ला से भी बात की। उन्होंने वैक्सीन के सुरक्षित होने की पूरी गारंटी दी है। डॉक्टर एल्ला ने कहा कि उनका 6 साल का पोता है और उसे भी वैक्सीन देने में उन्हें झिझक नहीं होगी, इतना सेफ वो उसे बता रहे हैं। जहां तक डेटा की बात है तो ये अगले 4 महीने में उपलब्ध हो जाएगा। कोवैक्सीन के बारे में यह दावा किया गया कि इसे 2 साल से 12 साल के बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसके लिए भारत बायोटेक सरकार के सामने प्रस्ताव रखने वाली है, क्योंकि बच्चों पर इस तरह की सफल वैक्सीन अगले 2 साल तक कोई नहीं बन पाएगी। यहां तक कि अमेरिका की मॉडर्ना जैसी बड़ी कंपनी भी 2022 से पहले बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं दे पाएगी। कोवैक्सीन का पिछले साल सितंबर में बच्चों पर ट्रायल किया जा चुका है। भारत बायोटेक अगले 10 दिन में कई और छोटे क्लिनिकल ट्रायल करेगी। भारत में वैक्सीनेशन अभियान अभी सिर्फ 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए है। अगर बच्चों पर कारगर कोवैक्सीन के डेटा से सरकार संतुष्ट होती है तो फिर वैक्सीनेशन में बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। कोरोना ने सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर डाला है। महामारी की वजह से उन्हें घर से बाहर ले जाने में हर परिवार को डर लगता है। इसीलिए बच्चों के लिए कारगर वैक्सीन आती है तो इससे करोड़ों परिवारों की चिंता दूर होगी। कोवैक्सीन पर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने हमारे सहयोगी राहुल कमल से बातचीत में क्या कहा, वो अब आपको दिखाते हैं। You're also working on a nasal vaccine. Explain, where is the nasal vaccine project? I have a child who's 5 years old. My daughter is 18 months old, and we're also very keen that our son at least goes back to school because he's at home and we're worried about him being on the screen, and we want to send him back to school once the school's open and it's safe. Can your vaccine, sir, be given to children? Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees soon, probably in another 10 days. To 2 years to 12 years, we want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial with a 300 or 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, which one? Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? No, inactivated vaccine. Your Covaxin? Inactivated, yes, Covaxin. Can go to children without any problem. We are going to put a proposal to Drug Controller General of 2 years to 12 years. We want to do trial quickly. And so that children, and actually, you know, this vaccine will be an ideal vaccine for children. But we don't have data yet, please. Again, somebody should not get into the TV, oh, he doesn't have data. Yes, I don't have data, but I will have data probably in another 4 months. You said you'll give your grandson the vaccine. Has he got the vaccine? How old is your grandson? Will you give him the vaccine? My grandson is 6 years old. I don't mind putting on 16th vaccination. कोरोना वैक्सीन के ट्रायल बच्चों पर इसलिए नहीं किए गए थे क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो बच्चों को प्रभावित नहीं कर रहा था, इस तरह की स्टडीज बता रही थी। लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन में ये बताया गया कि वो बच्चों को भी प्रभावित और संक्रमित कर सकती है। इसीलिए ये सवाल शुरू हुआ कि क्या बच्चों को भी वैक्सीन देना होगा। वैसे आज देश के 45 वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन लोगों की सोच पर प्रहार किया गया जो दोनों कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जिनके निशाने पर खास तौर पर स्वदेशी कोवैक्सीन है। इन वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कहा कि वैक्सीन पर गैर जिम्मेदार बयानों से भारत के वैज्ञानिकों की विश्वसनीयता पर संदेह फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये वैक्सीन बनाकर भारत ने पूरी इंसानियत को एक गिफ्ट दिया है। अगर किसी को अब भी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है तो ऐसे लोगों को यह बताना भी बहुत जरूरी है कि भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज लेने के लिए कल ब्राजील से एक स्पेशल प्लेन आ रही। यह भारत पर भरोसे का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए तमाम अफवाहों को जानकारी और विश्वास की वैक्सीन से खत्म करना होगा और पूरी शक्ति उस वैक्सीनेशन अभियान पर लगानी होगी जो अपने आप में पूरे देश के लिए एक परीक्षा है। दुनिया का वैक्सीनेशन अभियान कहां तक पहुंचा है, इसका अपडेट भी हम आपको देते हैं। वैक्सीनेशन के मामले में टॉप 5 देशों में नंबर 1 पर अमेरिका है। वहां 1,02,80,000 लोगों को टीके लग गए हैं। चीन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। ब्रिटेन में 30 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इजराइल ने 20 लाख लोगों को टीके लगा दिए हैं। यूएई में 15,30,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। वायरस से लेकर वैक्सीनेशन तक पूरी दुनिया एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका अंत फिलहाल नहीं दिख रहा। लेकिन जहां यह सब शुरू हुआ उसकी जवाबदेही तय करना अब भी बाकी है। चीन के वुहान शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के
13 एक्सपर्ट्स जांच करने पहुंचे हैं। इन्हें पता लगाना है कि वुहान में कोरोना वायरस का स्रोत क्या था। वुहान से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला था, लेकिन चीन ने इसके बारे में साफ साफ कुछ नहीं बताया कि यह वायरस कहां से आया। इस पर अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया, कोई कहता है पैंगोलिन नाम के जंगली जानवर से आया, कोई किसी और रहस्यमयी जानवर से इसका संक्रमण होने की बात करता है। किसी ने कहा कि ये चीन की लैब में बनाया हुआ वायरस है। किसी ने कहा कि चीन की वेट मार्केट से ये वायरस फैला, जहां पर जंगली जानवरों के मीट का व्यापार होता है। लेकिन चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर कोई सीधी बात नहीं करता। वो तो दूसरे देशों से इस वायरस के चीन में आने की बात करता है। इसीलिए चीन पर पूरी दुनिया को संदेह है और इसीलिए WHO के एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर जांच के लिए पहुंची है। लेकिन चीन की हरकतें ये हैं कि उसने WHO के 2 वैज्ञानिकों को कोरोना टेस्ट के नाम पर रोक दिया। ये वैज्ञानिक सिंगापुर में ही रुके हैं। 13 वैज्ञानिकों को वुहान पहुंचते ही चीन ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया और इसी बीच चीन में अचानक कोरोना के मामले भी बढ़ गए। चीन में 8 महीने बाद कोरोना से पहली मौत हुई है। जिस हुबई प्रांत में वुहान शहर आता है, वहां पर कोरोना के केस अचानक बढ़ गए हैं और इसकी वजह से हुबई में चीन ने लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि WHO की टीम पहुंचते ही अचानक चीन में मामले क्यों बढ़ गए, क्यों लॉकडाउन लग गया। इस तरह की हरकतों से यही साफ होता है कि चीन WHO के एक्सपर्ट्स की जांच में अड़ंगा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उसने पहले भी WHO की टीम को कई बहानों से जांच के लिए आने नहीं दिया था। पूरी दुनिया में महामारी फैलने के 8 महीने के बाद चीन ने WHO की टीम को अपने यहां आने की मंजूरी दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको भारतीय सेना की एक और मेड इन इंडिया ताकत। कल यानी शुक्रवार को भारतीय सेना दिवस है। भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सेना दिवस कल है तो हम आज आपको इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल आज हम आपको सेना दिवस का इतिहास नहीं बताएंगे, बल्कि भविष्य की तस्वीर दिखाएंगे, जिसमें स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की भरमार है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार हथियारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह हथियार पूरी तरह से भारत में विकसित हुए हैं। सेना दिवस की पूर्व संध्या पर आपको भी भारतीय सेना के आत्मनिर्भर भारत वाले भविष्य की प्रदर्शनी देखनी चाहिए। ये प्रदर्शनी सिर्फ भारतीय सेना में शामिल होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये प्रदर्शनी है आत्मनिर्भर भारत की। ये उन हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी है जो भारत के लिए, भारत के द्वारा और भारत में बनाए गए हैं, यानी 100% शुद्ध स्वदेशी। अब इस मशीन पिस्टल को ही ले लीजिए। नाम है ASMI, जिसे DRDO ने विकसित किया है। छोटी दूरी की यह मशीन पिस्टल 100 मीटर के रेंज में फायर कर सकती है। यह देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है, जो जल्द ही भारतीय सेना में 9mm पिस्टल की जगह लेगी। इसकी अगर मारक क्षमता की हम बात करें तो नजदीक की लड़ाई के लिए यानी कि के लिए बेहतरीन हथियार के तौर पर ये काम आ सकता है। 100 मीटर की इसकी रेंज है और अब तक के जो ट्रायल हुए हैं उसमें करीब 300 राउंड फायर हुए हैं। इजराइल और दुनिया की दूसरी सेना इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करती हैं। ये हिंदुस्तान में बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल है, जिसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9mm एमिनेशन को फायर करती है। इसके अंदर 33 राउंड की हाई कैपेसिटी मैगजीन है। हथियार का बट फोल्ड हो जाता है और हथियार काफ़ी कॉम्पैक्ट स्वरूप में कैरी किया जा सकता है। हथियार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई पिकेटिनी रेल है, जिससे दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, ऑप्टिक्स और एसेसरीज को लगाया जा सकता है। हथियार के आगे एक फोरहैंड ग्रिप दिया गया है, जिससे फायर को अच्छी तरह से काबू किया जा सकता है। अब मिलिए भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा से, जिन्होंने बनाई है दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट। ये दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर यानी शारीरिक कवच है। खास बात यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को नाम दिया गया है शक्ति, जो अपने नाम को सार्थक बनाती है। इससे पहले जो आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी वो सेना इस्तेमाल कर रही है, और अब नई शक्ति जो यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या इसमें नई चीजें रखी गई, क्या खासियत है? शक्ति भारत का पहला यूनिवर्सल BPJ है और ये BPJ जो है वो दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर है, जो कि मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं इसको। ये लेवल 3+ और लेवल 4 दो वेरिएंट में आता है। लेवल 3+ AK-47 हार्डशील्ड कोर को कहीं भी किसी भी दिशा से रोक सकता है, और लेवल 4 जो है वो स्नाइपर राउंड को किसी भी दिशा से रोक सकता है।
सेना दिवस से पहले भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया हथियारों के साथ साथ मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी लॉन्च किए हैं। ऐसा ही एक ड्रोन है स्विच, जिसे एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 2 घंटे उड़ान भर सकता है। दिन हो या रात सीमाओं पर नजर रख सकता है और 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। सिर्फ 7 किलो वजनी इस देसी ड्रोन की खास बात यह है कि इसे एक बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। भारतीय सेना ने सीमाओं पर निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए स्विच ड्रोन की खरीद के लिए समझौता भी कर लिया है। सर, ये प्रोडक्ट था जो हमने लेह लद्दाख जैसी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में फ्लाई किया एंड सक्सेसफुली फ्लाई किया हमने अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपनीज के अगेंस्ट। काफ़ी बड़ी बड़ी इजरायली कंपनी आई थी जिनके अगेंस्ट हमने फ्लाई किया था और हम लोग ही ऐसी पहली कंपनी बन पाए जो सक्सेसफुली इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाए। उसी ट्रायल को बेसिस रखते हुए इंडियन आर्मी ने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इस वक्त खासतौर से लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना के खिलाफ जिस तरह की तैनाती है और अभी जिस तरह के हालात हैं, लंबे समय तक भारतीय सेना को चीन के खिलाफ सरहद पर बैठना पड़ सकता है। ऐसे में बर्फबारी के बीच में और जिस तरह के सरहद पर हालात हैं उसके बीच में ये आने वाले दिनों में स्विच जो यूएवी है वो निगरानी का काम करेगा। और अब मिलिए इस ड्रोन से जिस पर यह कहावत फिट बैठती है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इस माइक्रोकॉप्टर को तैयार किया है भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल GYK रेड्डी ने, जो 100 मीटर की रेंज में काम कर सकता है, किसी घर में छिपे आतंकवादियों को ट्रेस कर सकता है और बिना GPS के भी उड़ान भर सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि मेक इन इंडिया के जरिए खुद सेना ने इस तरह के माइक्रोकॉप्टर तैयार किए हैं जिन्हें स्पेशल ऑपरेशन में आने वाले दिनों में जिनका इस्तेमाल हो सकता है। हमें किसी भी टेररिस्ट जो भी एक बिल्डिंग में छुपा हुआ हो उसको पकड़ने के लिए हम एक बंदे को खुद जाके उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता था। तो अब वो ये ड्रोन सेम कार्रवाई करेगा। अब इससे फायदा ये होगा कि उस बंदे की जान जोखिम में नहीं होगी। एक एक पुर्जा, एक एक तकनीक एकदम 100% स्वदेशी, लेकिन खासियतें वर्ल्ड क्लास। इस प्रदर्शनी में शामिल सारे हथियार और उपकरण मेक इन इंडिया की ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये तो सिर्फ झांकी है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। जो प्रदर्शनी अभी आपने देखी वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारतीय सेना ने अब लोकल पर वोकल होने का प्रण लिया है। उसके दम पर वो जल्द ही आत्मनिर्भर भारत की ताकत बन जाएगी। हाल ही में भारत सरकार ने भी सेना को एक स्वदेशी गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट का नाम है हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 83 तेजस विमान की खरीद को मंजूरी दी गई। घरेलू स्तर पर तैयार किए गए तेजस विमानों का यह ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 48,000 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसके तहत 73 तेजस लड़ाकू विमान और 10 तेजस ट्रेनिंग विमानों की सप्लाई अगले 3 साल में सेना को की जानी है। मोदी सरकार के इस फैसले से वायुसेना में विमानों की बड़ी कमी दूर की जा सकेगी। तेजस विमान पुराने पड़ चुके MiG-21 फाइटर जेट्स की जगह लेंगे। तेजस का डिजाइन और विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस में 50% उपकरण स्वदेशी हैं। पीएम मोदी ने तेजस की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद ट्वीट करके कहा कि इस फैसले से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा और स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का गेम चेंजर बताया है। तेजस की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से बातचीत की। तेजस को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। 83 LCA लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी गई। हमारे साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा फैसला इसको मानते हैं कि काफी लंबे समय के बाद मेक इन इंडिया के जरिए 83 LCA जहाज खरीदने की बात हो रही है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत अहम कदम है। एंड एज फार एज इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट इज कंसर्न्ड, ये हमारी मारक क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। सो उसके हिसाब से हमें 4 और स्क्वाड्रन मिलेंगे एंड ये बहुत बड़ा कदम है। वायुसेना में जो हम जहाजों की कमी की बात करते हैं, स्क्वाड्रन कम हो रहे हैं, MiG को रिप्लेस करना है, किस तरह से इस्तेमाल होगा LCA जो 83 आएंगे, कितनी स्क्वाड्रन बनेगी, कैसे उसकी तैनाती होगी? ये 83 LCA कैटर करता है 4 स्क्वाड्रन्स के लिए
एंड जो 4 MiG-21 स्क्वाड्स फेज आउट हो गए हैं उनको स्ट्रेट अवे रिप्लेस, जो नंबर प्लेट हो गए थे उनको हम रिसेलेक्ट करेंगे और दोबारा इस एयरक्राफ्ट के साथ इंडक्ट करेंगे। एंड जो LCA के करंटली 2 स्क्वाड ने बढ़ के 6 हो जाएंगे। अगर हम अपने आसपास के जो देश हैं उनके मुकाबले इसकी ताकत को देखें, खासतौर से चीन और पाकिस्तान ने जो साझा जहाज F-17 बनाया है उसके मुकाबले इसकी मारक क्षमता को देखें, इसमें जो हमने हथियार या बाकी चीजें लगाई हैं कितना बेहतर है उससे? F-17 से तो LCA जो FOC वर्जन है जो हमारा सेकंड स्क्वाड बन रहा है वो भी बेहतर है। ये तो उससे काफ़ी आगे रहेगा। इसमें जो रेडार लगा है, जो वेपन्स प्लान की गई हैं, जो सेंसर फ्यूजन है, सब कुछ मिला के ये काफ़ी आगे रहेगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं। और अगर हम भविष्य में किसी एयर ऑपरेशन को देखें बालाकोट की तर्ज पर और अभी जो सरहद पर हालात बने हैं उन दोनों सरहद पर चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में ये दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने में कितना सक्षम होगा, इस तरह के ऑपरेशन जरूरत पड़ती है? देखो, एज फार एज मेन चीज़ है स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है। तो इसके पास इसमें जो हम फिट कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो बहुत काबिल होगी। इंडिजिनस मिसाइल अस्त्रा फिट करने का प्लान है। जो स्टैंड ऑफ वेपन्स फिट कर रहे हैं वो लॉन्ग रेंज वेपन्स होंगे। ओवरऑल जो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, सेंसर फ्यूजन है, नेटवर्किंग है, सभी पहलुओं को देखते हुए इसकी कैपेबिलिटीज, तो किसी भी क्षेत्र में जब इसको यूज किया जाएगा तो ये एयरक्राफ्ट स्टैंड आउट करेगा। और अब बात अमेरिका की, जहां ट्रंप अभी भी जबरदस्ती के राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने के लिए अमेरिका में सड़क से लेकर संसद तक कई लोग अभियान चला रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन में पास हो गया है। ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ है। हालांकि 20 जनवरी से पहले ट्रंप व्हाइट हाउस से निकाले जाएं, इसकी संभावना बेहद कम है। वो भी तब जब ट्रंप ने जाते जाते भी अमेरिका को इतना जबरदस्त शॉक दिया है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बुरी तरह हिल गया है। लेकिन अमेरिका की नींद उड़ाने के बावजूद ट्रंप मजे में है। वो अब भी न तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है, न ही राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए। अमेरिकी संसद की अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभूतपूर्व विषय पर वोटिंग हुई और अभूतपूर्व फैसला सुनाया गया। On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकी लोकतंत्र का मजाक उड़ाया वो अभूतपूर्व था। ट्रंप के समर्थकों ने जिस तरह कैपिटल हिल को निशाना बनाया वो अभूतपूर्व था। इसलिए ट्रंप को मिलने वाली सजा भी अभूतपूर्व होगी अगर मिल पाई तो। फिलहाल तो ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए। We know that the President of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love. जब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ट्रंप को खरी खोटी सुना रही है, तब खुद उनकी पार्टी ने ही ट्रंप को सबक सिखाने की ठान ली है। रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चला हो। पिछले साल भी उन पर महाभियोग चला था, यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के सिलसिले में। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट डाले, यानी उनसे किनारा कर लिया। ट्रंप का गुनाह है ही इतना बड़ा कि खुद उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के पास देने के लिए कोई सफाई नहीं। आखिर उन्हें भी तो जनता को मुंह दिखाना है। There is no excuse for President Trump's actions. The president took an oath to defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. Last week there was a domestic threat at the door of the Capitol, and he did nothing to stop it. That is why, with a heavy heart,
and clear resolve, I will vote yes on these articles of impeachment. ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें महाभियोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह भी है। दरअसल अमेरिकी संसद के जिस निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ है, वहां डेमोक्रेट्स का बहुमत है। इसके बाद मामला उच्च सदन यानी सीनेट में जाएगा, जहां 19 जनवरी को अपराध तय करने के लिए ट्रायल चलेगा। वहां रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत है। ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कम से कम 17 रिपब्लिकन्स को महाभियोग का समर्थन करना होगा और ट्रायल शुरू करने और पूरा करने की कोई सीमा भी नहीं है। ऐसे में लगता नहीं कि 20 जनवरी से पहले यह खत्म हो पाएगा। उसी दिन जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। दूसरी तरफ महाभियोग की फिक्र छोड़कर ट्रंप अब भी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो बहुत मासूम है और उन्होंने कुछ किया ही नहीं। I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic. It angered and appalled millions of Americans across the political spectrum. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. ट्रंप पर महाभियोग लाने से पहले हो सकता है कि वो व्हाइट हाउस से चले जाएं, लेकिन ट्रंप विरोधी इस इंतजाम में लगे हैं कि ट्रंप कभी दोबारा व्हाइट हाउस में ना पहुंच पाएं। सीनेट में इस बात पर भी वोटिंग हो सकती है कि ट्रंप फिर कभी राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल ना हो और ना ही फिर कभी किसी सरकारी पद को हासिल कर पाएं। सिर्फ अमेरिकी संसद ही नहीं, बड़ी तादाद में अमेरिकी नागरिक भी ट्रंप का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहते। ट्रंप का भविष्य क्या होगा ये लगभग क्लियर हो चुका है, लेकिन 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका में कितना डर फैला हुआ है, इसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। कैपिटल हिल में तैनात नेशनल गार्ड्स के जवान शिफ्ट के बीच में जमीन पर सो रहे हैं। किसी को भी घर जाने की इजाजत नहीं है। कैपिटल हिल को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स के 10,000 जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि अमेरिका को ना तो ट्रंप पर भरोसा है, ना ही सुरक्षा एजेंसियों को ट्रंप के समर्थकों पर। वो क्या कर सकते हैं, अमेरिका देख चुका है, भुगत चुका है। आज तक ब्यूरो। कल सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का एक और दौर है, लेकिन चूंकि अभी तक के दौर में जिस तरह की परिस्थितियां नजर आई हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। उसके बावजूद सबसे बड़ी चीज ये है कि सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हो। कल दोपहर 12 बजे से विज्ञान भवन में बातचीत की शुरुआत होगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।